आधी रात का समय था। पूजा काफी देर से अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। वो और उसका पति 2 दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए थे। पता नहीं इन्हें आने में कितनी देर लगेगी। चलो एक काम करती हूँ, इनके आने से पहले थोड़ा शावर ले लेती हूँ। इतना बोलकर पूजा बाथरूम के अंदर घुस गई। पहले देख लेती हूँ कि शावर सही है या नहीं। वैसे भी जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ कभी शावर को यूज ही नहीं किया। इतना कहकर पूजा ने जैसे ही उस शावर को चलाया, अचानक उसके गले से जोरदार चीख निकल गई। ये कैसे हो सकता है? शावर से तो पानी की जगह खून निकल रहा है। जैसे ही खून की बूंदें पूजा के शरीर पर पड़ी, पूजा का शरीर ऐसे गलने लगा जैसे उसके शरीर पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। कुछ ही पलों में पूजा की दिल दहला देने वाली चीख उस मकान में गूंज गई। इस घटना के 2 महीने बाद राजन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी निधि थी। राजन के परिवार की गिनती एक खुशहाल और धनवान परिवारों में होती थी। मगर एक दिन राजन का बिजनेस में बुरी तरह नुकसान हो गया। राजन अपने ऑफिस में अपने दोस्त राहुल के साथ उदास बैठा हुआ था। क्या बात है राजन, इतनी टेंशन में क्यों है? मेरा बिजनेस ठप हो चुका है यार, फिर भी पूछ रहे हो कि मैं इतनी टेंशन में क्यों? बिजनेस में तो यार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और वैसे भी इस वक्त वर्ल्ड मार्केट डाउन चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अभी तक मैंने इस बारे में अपनी पत्नी निधि को भी नहीं बताया है। इस बात को छुपाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? आखिर एक दिन तो निधि को पता चलेगा ही कि तुम सड़क पर आ चुके हो। तुम तो यार मेरे बचपन के दोस्त हो। अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है राजन, और वैसे भी तुम्हारा शेयर मार्केट का बिजनेस है। शेयर मार्केट में इंसान बनता और बिगड़ता रहता है। हिम्मत मत हारो, आज तुम्हारा नुकसान हुआ है तो कल तुम्हारा फायदा भी होगा। जब से मार्केट में एक खबर फैली है कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कर्जदार मुझसे अपने पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाओ। जब शेयर मार्केट की स्थिति सही हो जाएगी तब तुम आ जाना। अब इस तरह से तुम्हें सोचने का मौका भी मिल जाएगा और तुम्हें कुछ दिनों के लिए कर्जदारों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम्हारी बात तो सही है राहुल, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? अरे खंडाला में जो मैंने बंगला खरीदा था, तुम वहां क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी पूजा के जाने के बाद वो बंगला खाली ही पड़ा हुआ है। राहुल की बात सुनकर राजन राहुल को गौर से सवालिया भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कि वो राहुल से कोई बात कहना चाहता हो मगर शब्द उसकी जुबान पर नहीं आ पा रहे हो। राजन के देखने के अंदाज से राहुल समझ गया कि राजन उससे क्या कहना चाहता था। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी पत्नी की मौत सिर्फ एक हादसा थी। उसका हमारे साथ घटी उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन राजन अपनी पत्नी को लेकर खंडाला चला गया। खंडाला वाले बंगले को देखकर उसकी पत्नी निधि बहुत खुश हो गई। वाह राजन, ये बंगला तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम घूमने के लिए यहाँ आने वाले हो तो मैं मार्केट से ढेर सारी शॉपिंग कर लेती। वैसे निधि, बंगला मेरा नहीं, मेरे दोस्त राहुल का है। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा हो या तुम्हारे दोस्त का? फिलहाल तो जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक तो ये बंगला मेरा ही हुआ ना। लेकिन राजन, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे यहाँ तुम्हें एक काम वाली बाई को पकड़ कर लाना होगा। अब जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ साफ सफाई तो नहीं करूँगी। हाँ, साफ सफाई तो काम वाली बाई ही करेगी ना। राजन वहाँ से चला गया। कुछ घंटे बाद राजन एक बूढ़ी औरत को वहाँ पर लेकर आया। बड़ी मुश्किल से तो ये बूढ़ी काम वाली मिली है। कोई भी इस बंगले में आने को तैयार ही नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? इस बंगले में आखिर ऐसे क्या कांटे लगे हुए हैं? वो बूढ़ी औरत बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में बोली, मेम साहब, मैं यहाँ सिर्फ शाम तक ही रहूंगी। शाम होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम्हें रात को रोकने का कोई शौक नहीं है मुझे। जाओ अपने काम पर लग जाओ। बूढ़ी नौकरानी अपने काम पर लग गई। निधि राजन के लिए खाना बनाने लगी। निधि खाना बना ही रही थी कि तभी उसके कानों में
बाथरूम में शावर चलने की आवाज टकराई। अरे कांताबाई, सुनती हो क्या? जाओ देखो जरा, बाथरूम में शावर खुला हुआ है। हो सकता है साहब नहाकर शावर को बंद करना भूल गए हो। जी मैम साहब, अभी जाकर देखती हूँ। कांताबाई जैसे ही बाथरूम के अंदर गई तो सामने का दृश्य देखकर उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। उसने देखा कि शावर से खून निकल रहा था और शावर के नीचे एक महिला खड़ी हुई नहा रही थी, जिसके धड़ से उसका सिर गायब था। कांताबाई की चीख सुनकर राजन और निधि दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर आ गए। क्या हुआ कांताबाई, तुम चीखी क्यों? साहब जी, अभी इस शावर के अंदर से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर खून निकल रहा था तो कहाँ है खून? इससे तो पानी ही निकल रहा है। इतना कहकर निधि ने शावर बंद कर दिया। मेरी बात का यकीन मानिए मेम साहब, एक महिला जिसके धड़ से सिर गायब था, शावर के नीचे निकल रहे खून से नहा रही थी। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कांताबाई? अगर यहाँ पर नौकरानियों की कमी नहीं होती ना तो मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल देती। अब बस भी करो निधि। इतना बोलकर राजन कांताबाई की ओर देखकर बोला। हो सकता है कांताबाई तुम्हें वहम हुआ हो। जाओ तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ, लेकिन मैं इस बाथरूम में अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अगर आपको बाथरूम की सफाई करनी होगी तो आप दोनों में से कोई भी कर लेना, मैं नहीं करूंगी। इतना कहकर कांताबाई वहां से चली गई। निधि गुस्से से पैर पटकती हुई दोबारा किचन में आकर, तुम्हारी इस नौकरानी ने तो मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया है। अब बस भी करो निधि। मत भूलो कि वो एक बूढ़ी औरत है। अगर ये यहाँ से चली गई तो शायद ही हमें कोई दूसरी काम वाली यहाँ पर मिलेगी। फिर ये मत कहना कि सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। इतना कहकर राजन वहां से चला गया कि तभी कांताबाई राजन के पास आकर बहुत धीमे से बोली। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। वास्तव में शावर से पानी की जगह खून निकल रहा था। मैंने मेम साहब को नहीं बताया कि उसमें से खून की एक बूंद जैसे ही मेरे हाथ पे पड़ी, मेरी जान निकल गई। ऐसा लगा जैसे कि मेरे हाथ पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ राजन के सामने किया। उस बूढ़ी औरत का हाथ बुरी तरह से झुलसा हुआ था। ये देखकर राजन की आंखों में दहशत और डर के साए लहराने लगे। शाम हो चुकी है साहब, मैं घर जा रही हूँ और मुझे आज की पगार भी नहीं चाहिए, पर अब मैं दोबारा इस बंगले में नहीं आऊंगी। जाते जाते मुझे एक बात तो बताती जाओ, आखिर इस बंगले में कोई नौकरानी काम करने को तैयार क्यों नहीं है? 2 महीने पहले इस बंगले के मालिक की पत्नी की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो चुकी थी। उसका शरीर तेजाब से झुलसा हुआ था। पुलिस को सिर्फ कंकाल ही बरामद हुआ था। तब से इस बंगले को लेकर आसपास के लोगों में अजीबोगरीब अफवाहें मशहूर है। सभी यही कहते हैं कि ये बंगला हाउंटेड है। इतना कहकर नौकरानी वहां से चली गई। राजन ने तुरंत राहुल को फोन लगाया। हेलो राहुल, तू कहाँ है? मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे जिसका शक था शायद वही हुआ है। तू कहना क्या चाहता है? तुम्हारी पत्नी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि फोन पर कुछ भी मत बोलना। मैं कुछ ही घंटे में खंडाला पहुंच रहा हूँ। वहीं बैठकर हम उस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर फोन कट गया। राजन बेसब्री से राहुल का इंतजार करने लगा। राहुल का इंतजार करते हुए काफी समय बीत चुका था। राहुल का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था कि तभी निधि वहां पर आकर बोली। मेरा तो थक के बुरा हाल हो रहा है, मैं शावर लेने जा रही हूँ, उसके बाद ही हम दोनों डिनर करेंगे, ओके? निधि बाथरूम के अंदर घुस गई और शावर की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली। अजीब बात है, यहाँ के लोगों को इस शावर में पानी की जगह खून दिखाई दे रहा है। इतना बोलकर निधि ने शावर ऑन कर दिया, मगर जैसे ही उसने शावर ऑन किया उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के ऊपर किसी ने आग जलाकर फेंक दी हो। अचानक शावर में से पानी की जगह खून निकलने लगा। ये देखकर निधि बुरी तरह से चीखी, मगर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। निधि ने शावर बंद करने की कोशिश की, मगर देखते ही देखते उस शावर में से खून की जगह काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में उस धुएं ने
एक भयानक स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ था। वो लाल लाल आंखों से निधि की ओर देखने लगी। कौन हो तुम? तेरा काल। इतना कहकर वो भयानक स्त्री फिर से काले धुएं में परिवर्तित हो गई। देखते ही देखते वो काला धुआं बहुत रफ्तार से निधि के मुंह के अंदर घुस गया और उसका शरीर एक दूसरी स्त्री में परिवर्तित हो गया। इधर राजन बेचैनी से राहुल का इंतजार करते हुए टहल रहा था कि तभी दरवाजे की डोरबेल बज उठी। राजन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा हुआ था। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि फोन पर इस तरह की बातें मत किया करो। राहुल, जिस तरह की घटनाएं हम दोनों के साथ घट रही हैं ना, अब मुझे वो घटनाएं बहुत ही रहस्यमय नजर आ रही हैं। मुझे तो अब डर लगने लगा है। ऐसा क्या हो गया? यार तुम खुद ही सोचो, पहले तुम्हारी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और अचानक से मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है राजन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं कि हम दोनों ने जो कुछ भी किया वो करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी बेईमानी उसके सामने आ चुकी थी। अगर हम दोनों वो कदम नहीं उठाते तो अब तक जेल की चक्की पीस रहे होते। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में निधि की दिल दहला देने वाली चीख टकराई। क्या हुआ? ये तो भाभी की चीख थी। कहाँ है भाभी? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा यार। शायद वो बाथरूम में शावर लेने गई थी और उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। चलो चलकर देखते हैं, कहीं बाथरूम में उनका पैर वरना फिसल गया हो। इतना कहकर वो दोनों बाथरूम के अंदर चले गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक दूसरी लड़की खड़ी हुई रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो दिशा हो। मैंने और राजा ने तुम्हें इसी बाथरूम में जान से मार दिया था। तुमने बिल्कुल सही कहा। पानी की टंकी में तुमने पानी की जगह तेजाब डाल दिया था और जैसे ही मैंने शावर ऑन किया मेरा शरीर बुरी तरह से झुलस गया और मेरी मौत हो गई। मगर मेरी आत्मा अभी भी इस शावर के अंदर मौजूद है। मेरी आत्मा को मुक्ति तुम दोनों को मार कर ही मिलेगी। हमें माफ कर दो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम हमारे बारे में पुलिस को सब बता देती कि हमने तुमसे जो करोड़ों रुपए उधार लिए थे वो हम तुम्हें लौटाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम दोनों मेरे बिजनेस पार्टनर थे। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? दर्दनाक मौत। यहाँ तक कि तुमने धोखे से साइन करवाकर मेरे इस बंगले को भी हड़प लिया और अब तुम भी मेरी इस तड़प को महसूस करोगे जैसे मैंने महसूस किया था। इतना कहकर दिशा अपना मुंह खोलकर बुरी तरह से चीखी। अचानक एक काला धुआं उसके मुंह से निकलकर बाथरूम के इर्द गिर्द मंडराने लगा। निधि का शरीर मृत अवस्था में बाथरूम में ही गिर गया और देखते ही देखते बाथरूम का शावर ऑन हो गया और उसमें से खून की बौछार निकलने लगी। जैसे ही वो खून की बौछार राहुल और राजन के शरीर पर पड़ी, उन दोनों के शरीर बुरी तरह से झुलस गए। दूसरे दिन पुलिस को उन तीनों की लाशें बाथरूम में मिली। पिछली बार एक औरत की लाश बाथरूम में झुलसी हुई मिली थी और इस बार एक नहीं बल्कि 3 लाशें इस बाथरूम में मिली हैं। समझ में नहीं आता कि ये तीनों आखिर बाथरूम में कर क्या रहे थे। पुलिस ने उन तीनों की मौत की केस की फाइल रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या बताकर हमेशा के लिए बंद कर दी, क्योंकि उस बंगले में तेजाब का नामो निशान तक नहीं मिला था।